काउंसिल जो है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग जो है उसने ये पूरे देश भर के लिए एक नियमन दिया है कि इस तरह से किया जाए, उसी के आधार पर ये किया गया है। और हाँ, तो लागू हो गया, तो ये हो गया इस सेशन से। अब जैसे स्नातक, इसके लिए भी यहाँ पर एक त्रिस्तरीय समिति गठित की गई है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली है, उसका जो प्रस्ताव दिया गया है उसमें जो निर्देश दिए गए हैं कि राज्य के सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों पर नामांकन और अनुशुल्क राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु निर्धारित शुल्क के समरूप होगा। ये मेन दिया गया है और इसके हिसाब से एक पूरा वो राज्य के जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उसके लिए शुल्क का निर्धारण भी इसमें किया गया है। वो आपको सर्कुलेटेड है, आप देखिए ना, पॉइंट नंबर 13 का जो डिटेल भाग में बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान जो कोलेवर में है, नियमावली 2005 के नियम 4 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। उसमें क्या था कि पहले ये जो नियमावली बनी थी ये 1947 से पहले का था वो सब, तो उस समय कुछ लोग बंगाल के भी इसमें थे, कुछ उड़ीसा के लोग थे और आयुक्त और सचिव के उस पे जो है पूरा गठित थी। तो अब इसका गठन जो है वो माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग इसके अध्यक्ष होंगे, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग उपाध्यक्ष होंगे और फिर कई उसमें सदस्य हैं, जो कि ये समिति है जो कि संस्था के स्वासी संस्थान होगा और प्रबंधन समिति में निहित होगा। ये पूरा जो स्वासी निकाय की जो समिति बनी है उसको पूरा रिकास्ट किया है। पुरानी जो थी वो बहुत ही उसमें उड़ीसा और बंगाल के भी लोग थे, तो अब ज़रूरत नहीं है। रांची और झारखंड के भी लोग थे, सहभागिता भी है, तो उनको सबसे ऊपर की श्रेणी में दिया जाएगा। तो इसी तरह से अलग अलग श्रेणियों को विभक्त किया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। हाँ, उसी तरह सामान्य प्रशासन विभाग ने सुपौल जिला अंतर्गत 2022-23 के लिए आवास, वहाँ पर जो नया जिला बना था उसके बाद से कर्मचारियों पदाधिकारियों के आवास वगैरह नहीं थे, तो उसके लिए 51 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत ही बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी पटना के लिए सामान्य प्रशासन विभाग में जो पद हैं उसमें कुछ पदों को सृजित किया गया है, कुछ पदों को प्रत्यार्पित किया गया है और 37 नए पदों को स्वीकृत भी किया गया है। और कुछ जो पद पहले से थे उनमें से कुछ को प्रत्यार्पित करते हुए और बाकी का अवधि विस्तार जो है वो 23-24 से 25-26 तक के लिए किया गया है। उसी तरह स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य भवन का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर स्टेट हेल्थ सोसाइटी का भवन है उसी के आसपास। उसके लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन 58.33 करोड़ का स्वीकृत किया गया, क्योंकि उसमें स्कोप ऑफ वर्क एक मंजिल ऐड की गई है और कुछ अन्य चीज़ें ऐड की गई हैं। तो उसका पहले प्राक्कलन था 58.33, अब हो जाएगा 87.46 करोड़ रुपए का पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति दी गई है। एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु नामांकन एवं अन्य शुल्कों में एकरूपता लाने हेतु नामांकन एवं अन्य शुल्कों के पुनर्निर्धारण तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के प्रावधानों के अनुरूप निजी चिकित्सा महाविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 50% सीटों पर नामांकन
एवं अन्य शुल्क सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्धारित शुल्क के अनुरूप ही किए जाएंगे। इसकी स्वीकृति के अंतर्गत भूमि अर्जन से संबंधित मामलों के अनुश्रवण के लिए 2 पदों को स्वीकृत किया गया। ये संविदा आधारित पद होंगे। तारामंडल से ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय दरभंगा के लिए कि जो सजित पद हैं उनको बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पटना के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद उद्योग विभाग के अंतर्गत फतुआ में मेसर्स तेजस आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड को 3 लाख मेट्रिक टन पर एनम की क्षमता का टीएमटी और टीओआर इकाई के लिए प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति दी गई है। भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत जो मॉडल विधायक आवास हैं उसमें से अभी 201 आवास बनना शेष रह गए हैं, जिसको की कार्य जारी है और पुराने जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको ब्लैकलिस्ट करके उनको हटा दिया गया है और नया कार्य के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन 629 करोड़ 6,70,000 रुपये का स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार नगर विकास विभाग में नमामि गंगे प्रोग्राम जो कि 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, उसमें सुपौल नगर परिषद में इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी इत्यादि के लिए 60 करोड़ 14 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं और इसमें करीब 3 करोड़ रुपया जो है 63 करोड़ रुपया जो है वो एक जगह एसटीपी के लिए ज़मीन नहीं मिल रही थी तो ज़मीन के क्रय के लिए ये स्वीकृत किया गया है। उसी प्रकार नरकटियागंज में भी एसटीपी इत्यादि के लिए 52 करोड़ 6 लाख रुपए का योजना स्वीकृत किया गया है। उसमें 2 करोड़ 66 लाख का सेंटेज की राशि जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 7 की धारा उपधारा 1 और 5 में शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार अधिसूचक के संबंध में कुछ सरलीकरण किया गया है, जिसमें सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी रजिस्ट्रार वो अब रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु हो जाएंगे। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी भी रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु होंगे और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु होंगे। उसी तरह से चिकित्सा महाविद्यालयों में अधीक्षक उपाधीक्षक हो जाएंगे और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अब पहले की तरह उनको एक ही जगह पर नहीं भागना पड़ेगा। अब अलग अलग जगह के लिए अलग अलग रजिस्ट्रार बर्थ एंड डेथ बना दिए गए हैं। तो इससे क्या होगा कि लोग जहाँ पर ही जैसे आपका मेडिकल कॉलेज में या हॉस्पिटल ये पीएससी में या कहीं हॉस्पिटल में बच्चा अगर पैदा होता है तो वहीं आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और अगर मृत्यु होती तो वहीं पर वो प्रमाण पत्र भी दे सकेंगे। योजना विकास विभाग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है। अभी हमारे पास ह्यूमिडिटी के लिए बरसात और ठंडा वगैरह पड़ता है, उस सब चीज़ के लिए तो हमारे पास मौसम विज्ञान की प्रणालियां हैं जिससे हमको पता चल जाता है। लेकिन कोहरा फॉग और कोल्ड वेव को डिटेक्ट करने का कोई हमारे पास वो नहीं है, क्या नाम है, सॉफ्टवेयर कहिए या उसकी कोई प्रणाली नहीं है। तो उसके लिए नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च यूएसए से हमारा इकरारनामा करने की स्वीकृति दी गई है, जो $50,000 में वो वन टाइम अपना जो सॉफ्टवेयर है या जो उनकी प्रणाली है उसको देंगे। उसके बाद यहाँ पर उसको हम लोग अपने हिसाब से विकसित करके और तब हम फॉग, क्योंकि फॉग के कारण काफ़ी एक्सीडेंट्स भी होते हैं और हमको पता नहीं चलता है कि एकदम से कब फॉग आ जाएगा, और उसके अलावा कोल्ड वेव का भी हम लोग भविष्य में आने वाली है भविष्यवाणी कर सकेंगे उस चीज़ में। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों के निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन 1 करोड़ 20 लाख रुपए का स्वीकृत किया गया है। और एक महत्वपूर्ण डिसीजन हुआ है जो कि सुप्रीम कोर्ट के उससे भी आच्छादित है
माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के लिए जो दिव्यांगता प्राप्त ये हैं बच्चे हैं, उनके लिए अभी हम लोग को पढ़ाने के लिए कोई अलग से स्पेशल एजुकेटर्स नहीं होते हैं, तो उसके 270 पदों का सृजन किया गया है, ताकि जो लोग दिव्यांगता प्राप्त बच्चे हैं, उनको, कुछ लोग मेंटली रिटार्डेड होते हैं, कुछ लोग आँख से नहीं देख पाते हैं, या लोकोमोटिव होता है, या स्पीच का, या कान के, तो उसके लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। तो उनके रिक्रूटमेंट के लिए 270 पदों का सृजन किया गया है। के अंतर्गत 3 जिलों में कई लेवल क्रॉसिंग और आरओबी इत्यादि के लिए 238,53,39,500 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति। और उसमें करीब कितने हैं, दरभंगा में है, कुछ पश्चिमी चंपारण में है, बेगूसराय में, अलग अलग स्कीम्स हैं जिसका की डिटेल्स है। शिक्षा विभाग में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के अंतर्गत 7 विभिन्न स्कूल जो स्थापित किए गए थे, जैसे स्कूल ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज़ और इस तरह करके, उन सबको पिछले 2018 में, पहले तो इंडिपेंडेंट थे, अभी 2018 में उनको विश्वविद्यालय के साथ मर्ज कर दिया गया एज अ डिपार्टमेंट, और अब उनमें 201 पदों के सृजन की स्वीकृति आज दी गई है, जिसमें शिक्षक और पदाधिकारी कर्मचारी सभी लोग रहेंगे। संसदीय कार्य विभाग के अंतर्गत विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक और सचेतक गण तथा विरोधी दल के मुख्य सचेतक, इन लोग को पहले एचओआर की सुविधा होती थी, जिससे कि रेल से ही ये लोग कहीं भी जा सकते थे। एचओआर होता है हाई ऑफिशियल रिक्विजिशन। तो इन लोग काफ़ी वो था कि भाई अब तो रेल तो बहुत ज़्यादा लोग चलते नहीं हैं, वायुयान से चलते हैं, और बाकी जो वो उसी दोनों सदनों के जो माननीय सदस्य हैं उनको एचओआर के एचओआर नहीं, बट 4 लाख रुपए का पास के हिसाब से मिलता है, रेल का मिलता है वो, और वायुयान के लिए उनको रिम्बर्समेंट होता है। तो अब उनको ये विकल्प दिया गया है कि आप चाहें तो एचओआर ले सकते हैं, या जो सामान्य सदस्य हैं विधानमंडल के, उनकी भांति आप उनकी तरह से आप रेल और विमान का एचओआर नहीं, या तो एचओआर ले, या उसका जो ये बोलते हैं क्या कहते हैं रिम्बर्स करने का, या उसका जो पास मिलता है वो ले सकते हैं, दोनों में से एक। और वो अपने नियुक्ति के 1 माह के अंदर उनको ये विकल्प देना पड़ेगा। और जो पहले से हैं सचेतक वगैरह, तो उनको इस अधिसूचना की घोषणा के बाद, अधिसूचना के बाद जो है वो 1 माह के अंदर अपना विकल्प दे सकेंगे। जैसे जो एसडीओ और डीएसपी बनते हैं, तो उसका बैचलर्स डिग्री है ना अर्हता, तो जो अर्हता है जिस पद के लिए, जिस पद पे जाएंगे, उसके लिए अगर उनको पास अर्हता नहीं, मान लीजिए कोई 12th क्लास पास है और बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो उसको 5 साल का समय दिया जाएगा कि आप ग्रेजुएशन कर लें। यदि किसी की अर्हता कुछ और है, तो उसकी अर्हता के लिए उनको 5 साल का समय दिया जाएगा, तब तक उनकी नियुक्ति कर ली जाएगी। प्रतिभावान उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदक प्राप्त किया हो, सहभागिता की हो और किसी राज्य की ओर से राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पदक प्राप्त किए हों की नियुक्ति हेतु विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये है मेन है। गृह विभाग पटना द्वारा अधिसूचित किया गया, उसमें सिपाही संवर्ग, पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग, पुलिस उपाधीक्षक पद पर सीधी नियुक्ति की जा सके, अलग अलग कैटेगरी के लिए है। सीधी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत पदक विजेता सहभागिता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के आवेदन सीधे तौर पर प्राप्त कर नियुक्ति की अनुशंसा किया जाना प्रावधानित है।
और उत्कृष्ट खिलाड़ी किसी पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण नहीं करने के बावजूद भी नियुक्ति के पात्र होंगे, परंतु ऐसे खिलाड़ियों को 5 वर्ष के अंदर जो अर्हता है न्यूनतम वो प्राप्त करना होगा। फिर डिटेल है, डिटेल में आपको मिल जाएगा जो अधिसूचना निकलेगी।